प्रारंभ करते हैं कि अकबर का सैन्य प्रबंधन। अकबर हेडिंग लगा लेते हैं, अकबर का सैन्य प्रबंधन प्रणाली। अकबर का सैन्य प्रबंधन प्रणाली किस प्रकार की थी, या इसी को कहते हैं अकबर के द्वारा की गई मनसबदारी प्रणाली। यानी कि अकबर की कौन सी मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली। अकबर जो है वेतन ना देकर के मनसब मनसब डिसाइड कर देता था। मनसब का अर्थ होता था पद, यानी कि मनसब का अर्थ क्या होता था, पद। मनसब का अर्थ, बेटा मनसब का अर्थ क्या होता था, पद। क्या होता था, पद। ठीक, मनसब का अर्थ होता था पद। मनसब का अगर पूछ लिया जाए कि क्या अर्थ था, तो बेटा था पद। तो पद इसका मनसब का अर्थ था। और इसके जो शुरुआत थी कब हुई थी, तो 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे कब शुरुआत की थी इसकी। तो इसकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत कब होती है, तो 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। और इस मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो मनसबदारी व्यवस्था का बेटा जनक जो है कहा जाता है राजा टोडरमल को। किसे कहा जाता है, राजा टोडरमल को। तो इसका जो जनक है, जनक राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को, ये शेरशाह सूरी के भी अचानक शासनकाल में वित्त मंत्री रहा और अकबर के शासनकाल में भी वित्त मंत्री रहा। अकबर के नवरत्नों में राजा टोडरमल का भी अहम रोल था। और अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था को बढ़िया से लागू करवाया था। और इसके जनक किसे माना जाता है, तो राजा टोडरमल को माना जाता है। और नोट करके एक लिख लेना, ये व्यवस्था कब प्रारंभ, यानी कि किसके द्वारा लाई गई थी और किस पर आधारित थी। तो एक था मंगोल शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान की एक व्यवस्था थी जिसका नाम था दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली का ही आधुनिक रूप था क्या, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था ये चंगेज खान की एक दशमलव प्रणाली थी सैन्य व्यवस्था की, उसी पर आधारित थी। ठीक, यह व्यवस्था नोट करके लिख लेते हैं। यह व्यवस्था चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ठीक। चंगेज खान की ये दशमलव, यानी सैन्य व्यवस्था में एक दशमलव प्रणाली थी, उसी पर आधारित थी। उसी को बढ़िया से और मॉडिफाई करके राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में लागू किया था। कब किया था, 1572 ईस्वी में। कब किया जाता है, तो 1572 ईस्वी में किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये जो सबसे छोटा मनसब कितना होता था और सबसे बड़ा मनसब कितना होता था। तो सबसे छोटा मनसब, सबसे छोटा मनसब कितना होता था, 10। यानी कि सबसे छोटा जो मनसब होता था वो 10 था। और सबसे बड़ा मनसब कौन था, कितना था, तो 10,000 था। सबसे बड़ा मनसब मान सिंह को मिला था। सबसे बड़ा मनसब कितना था, तो 10,000। सबसे बड़ा मनसब कितना था, तो 10,000 था। और सबसे छोटा मनसब कितना था, तो 10 था।
आइए जानते हैं कि वेतन इस तरीके से, यानी कि मनसब अगर जिसका जितना बड़ा मनसब होता था उतनी उसे बड़ी जागीर मिलती थी, या फिर उसे नगर दे दिया जाता था जिससे वो टैक्स वसूले या कुछ भी करे उसमें, है। तो इस तरीके से ये वेतन क्या है, वेतन का एक आधार इसी से मनसब से ही डिसाइड किया जाता था कि कितना बड़ा मनसब है उसके पास में। जितना ज्यादा मनसब होता था उसी क्षेत्र का उतना बड़ा राजा बना दिया जाता था, शासक प्रशासक बना दिए, गवर्नर बना दिया जाता था, जागीरें प्रदान कर दी जाती थी। तो ये वेतन, वेतन के रूप में क्या नगर, नगर एवं जागीरें प्रदान की जाती थी। नगर और जागीरों को क्या कर दिया जाता, प्रदान कर दी जाती थी। और बाद में, पहले तो ये ऐसा था, उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया फिर ये व्यवस्था कैसी कर दी गई थी, ये वेतन और जागीरें वंशानुगत कर दी गई थी। समय के आधार पर, समय के साथ, समय के साथ इसे वंशानुगत कर दी गई थी, वंशानुगत कर दी गई थी समय के आधार पर। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये मनसब कैसा था, पहले पद, जो जितना बड़ा मनसब उसके लड़के के पास होता था उसी को आगे कंटिन्यू वंशानुगत कर दिया गया। तो ये समय के आधार पर ये क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। तो हमने आप लोगों को बताया कि ये मनसब क्या था। मनसब का अर्थ बेटा होता है पद, मनसब का अर्थ होता है पद। और पद, इसकी शुरुआत, जो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो अकबर के द्वारा की जाती है तो 1572 ईस्वी में की जाती है। याद रखना, इसके जनक किसे माना जाता था मनसबदारी व्यवस्था का, तो राजा टोडरमल, राजा टोडरमल को माना जाता था। उसके बाद यह व्यवस्था जो है किससे ली गई थी, किस पर आधारित थी, तो चंगेज खां जो मंगोल शासक हुआ करता था, चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। उसी को बढ़िया से और मॉडिफाई करके कुछ चेंजमेंट करके राजा टोडरमल ने अकबर के शासन प्रशासन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए व्यवस्था की थी। तो सबसे बड़ा मनसब और सबसे छोटा मनसब भी हमने जाना कि सबसे छोटा मनसब होता था 10 और सबसे बड़ा मनसब होता था 10,000, है। और ये नगरों और जागीरों को प्रदान कर दिया जाता था, है, वेतन के रूप में, यानी कि वेतन ना देकर के, पैसा ना देकर के हमने नगर और जागीरें प्रदान कर दी, जैसा जिसका पद था, जैसा जिसका मनसब था। आइए हम लोग जानते हैं कि अकबर की कुछ राजपूत नीतियां, अकबर की बेटा कुछ राजपूत नीतियां कौन कौन सी थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अकबर के द्वारा कौन कौन सी राजपूत नीतियां थी इसके बारे में हम लोग सीख। अकबर, अकबर की राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो अकबर की बेटा राजपूत नीति थी, 3 प्रकार की थी। एक तो थी विवाह, तो विवाह के माध्यम से वो क्या करता था, राजपूत जो शासक हुआ करते थे उनको क्या करता, उनकी लड़कियों से क्या करता था, विवाह करने के बाद में उस जगह जगह का या उस साम्राज्य का अपने में अधीन करवा लेता था, विवाह के माध्यम से अपने ऑक्युपाइड कर लेता था, अधीन कर लेता था साम्राज्य का विस्तार। उसने साम्राज्य का विस्तार करने के 3 तरीके अपनाए। एक तो था राजपूतों की लड़कियों से शादी करके उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता था। दूसरा था युद्ध के माध्यम से, जो शादियां और युद्ध के शादियां नहीं होती थी, विवाह के माध्यम से नहीं हो पाता था, तो युद्ध के माध्यम से उस जागीरों को, उस क्षेत्र को, साम्राज्य को अपने में मिला लेता था, अधीनता स्वीकार करवा लेता था। और तीसरा था मित्रता, तो सबसे मित्रता यानी दोस्ताना याराना करके, है, दोस्ती करके उस क्षेत्र को क्या कर लेता था, अपने क्षेत्र में मिला लेता था, अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेता था। ये सबसे सफल इसकी नीति रही थी, मित्रता। मित्रता के माध्यम से इसने कई ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे साम्राज्यों को, क्षेत्रों को सबसे ज्यादा मिलाया। तो अकबर की राजपूत नीति कौन सी थी, तो एक तो थी पहले विवाह, क्या थी, विवाह, विवाह। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने, साम्राज्य विस्तार के लिए इसने विवाह, राजपूतों के साथ विवाह करके इसने साम्राज्य का विस्तार किया। राजपूतों के साथ, राजपूतों
राजपूतों के साथ विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया बेटा, विस्तार किया। अपने साम्राज्य का क्या किया इसने? विस्तार किया। यानी कि राजपूतों के साथ में विवाह करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला इसकी राजपूत नीति थी। दूसरा क्या थी? दूसरा था युद्ध। ठीक, दूसरा क्या था? युद्ध। युद्ध, तो युद्ध के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, विस्तार किया। युद्ध के माध्यम से उसने क्या किया? अपने क्षेत्र को और अधिक क्षेत्र में फैला दिया। यानी कि साम्राज्य का, अपने क्षेत्र का विस्तार युद्ध के, माने जो भी विवाह के माध्यम से नहीं जुड़ा साम्राज्य मिला उसके पास में अधीनता स्वीकार की, तो युद्ध के माध्यम से उसने अधीनता स्वीकार कर ली, उस क्षेत्र को मिलाया। और तीसरा क्या था? मित्रता। तो मित्रता यानी साम्राज्य विस्तार के लिए इसने क्या किया? मित्रता, राजपूत किया। तो आइए तीसरा पॉइंट क्या होगा? मित्रता। साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए इसने राजपूतों से मित्रता की। मित्रता यह राजपूत नीति में सबसे सफल नीति, सबसे सफल नीति थी, सबसे सफल नीति थी। राजपूत नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नीति थी, सबसे सफल रही और प्रमुख थी, वो कौन सी थी? मित्रता। मित्रता के माध्यम से इसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। आइए चलते हैं कि मित्रता हो गया, उसके बाद में कुछ और फैक्टरों को जान लेते हैं। जैसे अकबर ने क्या किया? एक सिख गुरु थे जिनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, दान दे। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं या नोट करके लिख लेते हैं। अकबर ने सिख गुरु रामदास 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 को 500 बीघा जमीन दान दी। यानी कि जो 500 बीघा जमीन दान दी, उसी के आसपास एक प्राकृतिक तालाब था, उसी तालाब के आसपास एक शहर बसाया गया जिसका नाम था अमृतसर। अमृतसर में ही एक स्वर्ण मंदिर बना है और वो यहीं पर बना, ठीक उसी के आसपास अमृतसर बसाया गया। एक प्राकृतिक तालाब था, इसी जमीन के आसपास अमृतसर अमृतसर का निर्माण किया गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह एक प्राकृतिक तालाब था, इसी तालाब के आसपास आसपास अमृतसर शहर
बसाया गया। अमृतसर शहर बसाया गया, किसके द्वारा बसाया जाता है? तो रामदास के। तो किसके द्वारा बसाया जाता है? तो याद रखना, रामदास, रामदास। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? रामदास के द्वारा ये बसाया जाता है। अब आगे क्या होता है? और इसी में, इसी रामदास, इसी अमृतसर में ही क्या किया जाता है? एक मंदिर है जिसका नाम है बेटा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण इसी रामदास के द्वारा ही करवाया जाता है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। कहाँ पर है? तो अमृतसर में। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो अकबर के जो शासन है, समकालीन जो एक सूफी संत था शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, अकबर के समकालीन, समकालीन सूफी संत, सूफी संत, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। इसके समकालीन सूफी संत, अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती थे। और अकबर ने ही क्या किया था? चार बाग निर्माण की पद्धति जो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था, शासक था, वो चार बाग प्रारंभ करने वाला भी अकबर ही था। अकबर ने चार बाग बनवाने की परंपरा शुरू की। तो इधर लिख लेते हैं, अकबर ने चार बाग परंपरा, परंपरा बनवाने की शुरुआत की, बात की। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या इसका होगा? तो इसके दरबार में क्या होता था कि नगाड़ा नगाड़ा बजाया जाता, वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता था। जब भी कोई भी बात होती थी, शाम सुबह क्या बनाया जाता था? जिससे सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे कि भाई उसकी धुन में यहाँ कोई बात, कोई सूचना है, तो नगाड़ा बजा करके ही उसे संबोधित किया जाता था। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र जो था वो किसके शासनकाल से संबंधित था? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित था। और अब आगे जानते हैं हम लोग अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अकबर के नवरत्न, अकबर के नव, अकबर के नवरत्न, इनके जो दरबार में जो दरबारी थे वो कौन कौन से थे? यानी कि अकबर के दरबार, अकबर के नवरत्न ये किसमें थे? दरबार में, दरबार। ठीक, कौन कौन से थे? आइए जानते हैं, एक फिगर के माध्यम से जान लेते हैं। ठीक, तो कौन कौन से थे? तो 9 थे। तो सबसे पहला नाम किसका आएगा बेटा? तो बीरबल का आएगा। सबसे पहला कौन था? बीरबल, बीरबल। ठीक, बीरबल। इनको भी बारी बारी से समझेंगे कि इनके बारे में भी डिटेल हम जानेंगे। कौन था? बीरबल। बीरबल के बाद में कौन होगा? तानसेन। ठीक, संगीतज्ञ था। कौन था? दूसरा है तानसेन, तानसेन। ठीक, तीसरा कौन होगा? तो तीसरा था फैजी। कौन था? तो तीसरा कौन था? तीसरा था फैजी, या कह लीजिए मान सिंह। तो तीसरा था मान सिंह, ऐसे मान सिंह। तो
पहला बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा मानसिंह। मानसिंह के बाद में होगा फैजी। ठीक, कौन था? फैजी। याद करते चलना कि बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी, उसके बाद था हकीम हुकाम। कौन था? ये 4 हो गया। ये 5वां कौन सा? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। हुकाम, हकीम हुकाम, ये था 5वां। उसके बाद हकीम हुकाम के बाद में कौन आएगा? मुल्ला दो प्याजा। कौन था? मुल्ला दो प्याजा। 6वां कौन था? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये 6वां। ठीक, मुल्ला दो प्याजा के बाद में आएगा राजा टोडरमल। कौन था? 7वां कौन था? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन से नंबर का था? 7वां। ठीक, टोडरमल। उसके बाद में 7वें के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था? 8वां कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। और उसके बाद में अबुल फजल। अंतिम कौन था? ये कौन था 8वें नंबर का? और अंतिम कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल, ये नाम। ठीक, ये क्या थे? अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न। ठीक, 9 लोग इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? अकबर के नवरत्न। नवरत्न थे अकबर के। तो कौन कौन से थे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला कौन था? तो बेटा बीरबल था। दूसरा कौन था? तो तानसेन था। तीसरा कौन था? तो राजा मानसिंह था। सबसे बड़ा मनसब इसी के पास था। उसके बाद कौन था? तो फैजी था। उसके बाद कौन था? हकीम हुकाम था। उसके बाद कौन था? मुल्ला दो प्याजा था। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाकर डाली है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। आप जानोगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया थी। तो मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद में अगला कौन था? राजा टूडरमल। राजा टूडरमल अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का दत्तक पुत्र भी माना जाता है। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, दो इसके यानी कि से दो भाई थे, एक फैजी और अबुल फजल, ये दोनों भाई भाई। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ाते हैं कि एक पहला डाल लेते हैं इसका नवरत्न कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर आएगा बीरबल का बेटा। तो बीरबल के बारे में हम लोग जानेंगे कि बीरबल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, हाँ। आशुतोष सिंह। आशुतोष राजपूत। राधे राधे सर जी, राधे राधे। हाँ, सत्यम राजपूत शेयर कर दीजिए भाई लोग। ठीक, चलो देखते हैं। अब बारी बारी इन नवरत्नों के बारे में, जो नवरत्न दिए गए उनको बारी बारी से समझ लें। तो पहला कौन था? तो बीरबल।
बीरबल। ठीक, बीरबल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो बीरबल के बारे में जानेंगे कि अकबर के न्याय विभाग का क्या था, ये प्रमुख था। अकबर के न्याय विभाग का क्या था, ये प्रमुख था। अकबर के न्याय विभाग का प्रमुख था। हर पहेली का, हर चीज का सलूशन बीरबल के पास में मिलता है। अकबर और बीरबल के बहुत सारे जोक भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो अकबर जो था, बीरबल जो था, अकबर के न्याय विभाग में क्या था, प्रमुख था। इसका जो जन्म होता है बेटा, वो कालपी उत्तर प्रदेश में होता है। इसका जो जन्म होता है, जन्म कालपी, और कालपी कहाँ पड़ता है, ये झांसी कालपी, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक, यूपी। इसका जन्म कहाँ पर होता है, कालपी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका बचपन का नाम जो था, ये महेश दास था, ये ब्राह्मण था जात से। तो बचपन का नाम इसका, का नाम, बचपन का नाम इसका क्या था, तो बचपन का नाम था महेश दास। ठीक, ये क्या था, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक, इसके बचपन का नाम महेशदास था, जो ब्राह्मण था। इसे उपाधियां अकबर के द्वारा बहुत सारी उपाधियां दी जाती है, राजा, कविराज। ठीक, अकबर के द्वारा प्रदान की गई उपाधियां, अकबर के द्वारा प्रदान की गई उपाधियां, उपाधि कौन कौन सी, एक तो उपाधि इसको प्रदान की जाती है राजा की, किसकी, राजा की, अकबर देता है। इसे प्रदान की जाती है कविराज, इसे राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है, और कवि राज की उपाधि भी बीरबल को प्रदान की जाती है। नोट करके एक बात और लिख लेना, अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक था, पहला हिंदू था, बीरबल को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था। अकबर के द्वारा, ऐसे लिख देते, अकबर के द्वारा चलाया गया नया धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, पहला हिंदू कौन था, दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था। अभी आप लोगों को बताएंगे इसके बाद में अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, उसमें आपको इस सारी चीजों को जानने को फिर से मिलेगा। तो अकबर ने जो धर्म चलाया था बेटा, दीन ए इलाही, इस धर्म को अडॉप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला पहला जो हिंदू था, वो बेटा बीरबल था। पहला हिंदू कौन था, बीरबल था। क्योंकि अकबर की मृत्यु कश्मीर अभियान में हो जाती है 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, लिख देते हैं, कश्मीर अभियान, अभियान 1586 ईस्वी में बीरबल की हत्या होती है। हाँ, 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में इसकी हत्या होती है, 1586 ईस्वी। ठीक है, 1586 ईस्वी में बीरबल की क्या हो जाती है बेटा, हत्या कर दी जाती है। तो बीरबल के बारे में क्या क्या आप लोगों को मैंने बताया कि अकबर के दरबार में, अकबर के शासन प्रशासन में ये किस पद पर था, तो अकबर न्याय विभाग, न्याय विभाग में
न्याय विभाग में ये क्या था, प्रमुख था न्याय विभाग का, जिसका जन्म कालपी में होता है और इसका बचपन का नाम क्या होता है, तो राजा टोडरमल था, राजा टोडरमल था। और उसके बाद में अकबर ने इसे उपाधियां बहुत दी थी, तो एक उपाधि दी थी इसको राजा की, एक उपाधि दी थी इसकी कविराज की, एक उपाधि राजा की दी थी और एक कविराज की दी थी। ये दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो दरबारी था या अकबर के नवरत्नों में जो अगला व्यक्ति था वो था तानसेन। क्या था, तानसेन। तानसेन, तानसेन, तानसेन के बारे में जाने बताते, जब ये संगीत बजाता था तो दरवाजों के यानी कि खिड़कियों के दरवाजे के शीशे टूट टूट जाते थे। कहा कहने को है कि शीशे टूट जाते थे, इस तरीके से इतना बढ़िया राग अलापता था। तो ये अकबर के दरबार का क्या था, संगीतज्ञ था। यह अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था। ये है अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ था। ये अकबर के दरबार का क्या था, संगीतज्ञ था। इसके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम रामतनु पांडे। क्या था, राम तनु पांडे, रामतनु पांडे था इसके बचपन का नाम। और ये अकबर के दरबार का क्या था, संगीतज्ञ था, जिसका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में होता है। इसका जो जन्म होता है यहीं पर इसका मकबरा भी बना हुआ। जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ होता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो रामधनु पांडे, इसका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में होता है। ठीक, आगे चलते हैं इसको। हाँ, इसकी जो शिक्षा और मकबरा, शिक्षा भी ग्वालियर में ही मिलती है और इसका मकबरा बहुत पूछा जाता है। इसकी शिक्षा व मकबरा, शिक्षा व मकबरा, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो अकबर का जो मकबरा बना हुआ है बेटा वो कहाँ पर है, तो ग्वालियर में, ग्वालियर। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो याद रखना कि ग्वालियर में इसका मकबरा बना हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है, ग्वालियर में। और शिक्षा भी इसने कहाँ से प्राप्त की, यहीं से। इसके दो गुरु थे, एक का नाम था हरिदास, एक का नाम था मोहम्मद गौस। इसके दो गुरु थे। गुरु कितने थे बेटा, दो गुरु थे। कौन कौन दो गुरु थे, तो दो गुरु थे, एक का नाम था हरिदास और दूसरा कौन था, दूसरा था मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस था। यानी कि इसके दो गुरु थे, एक का नाम था हरिदास और दूसरा नाम था मोहम्मद गौस। सर्वप्रथम रीवा दरबार में ये क्या थे, एक राजा रामचंद्र के यहाँ रहते थे। यानी कि सर्वप्रथम रीवा दरबार, रीवा के दरबार में, यानी कि रीवा दरबार में ये क्या थे, दरबारी कवि थे। सर्वप्रथम ये रीवा के रीवा रीवा दरबार के राजा रामचंद्र
के दरबारी थे। हाँ, रीवा की एक राजा थे जिसका नाम था राजा रामचंद्र। रामचंद्र के यहाँ ये रहते थे। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे सर्वप्रथम, वहीं से इन्होंने, उसके बाद ये अकबर के पास में आ जाते हैं। ठीक है। उपाधियां अकबर के द्वारा कौन कौन सी दी जाती हैं? तो कंठाभरण हुआ और वाणी विलास हुआ। अकबर के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की जाती हैं? तो उपाधियां अकबर के द्वारा, उपाधियां तो पहली थी कंठाभरण। कौन थी? कंठाभरण। भरण। दूसरी उपाधि कौन थी? वाणी विलास। विलास। हाँ, ये अकबर के द्वारा इन्हें उपाधियों से नवाजा गया था। जैसे बीरबल को कौन सी उपाधियां दो दी गई थी? तो राजा की थी और एक कविराज की थी। इनको कंठाभरण और वाणी विलास और कंठाभरण की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इसकी प्रमुख कृतियों के बारे में। इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां कौन कौन सी थी? तो पहली क्या थी? पहली थी इसकी मियाँ जी की ठोड़ी। क्या थी? मियाँ जी की ठोड़ी। मियाँ ठोड़ी। ठीक। दूसरी कौन सी थी? तो मियाँ का मल्हार। ठीक। मियाँ का मल्हार। ठीक। और तीसरी क्या थी? तो तीसरी बेटा थी मियाँ का सारंग। मियाँ का सारंग। मियाँ का सारंग। मियाँ का सारंग। मियाँ की ठोड़ी। तो ये इसकी क्या थी? प्रमुख कृतियां थी, या कह लीजिए रचनाएं। तो ये तानसेन के बारे में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये अकबर अकबर के दरबार में क्या काम करता था। तो ये बेटा संगीतज्ञ था। संगीत सिखाता था, संगीत को ही आगे बढ़ाता था। यानी अकबर के दरबार में किसका काम करता था? संगीतज्ञ का काम करता था, संगीत। और इसके बचपन का जो नाम था बेटा, रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। इसका जन्म जो होता है वो 1506 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में होता है। इसका शिक्षा और दीक्षा और इसका मकबरा, ये भी दोनों कहाँ होती है? तो ग्वालियर में ही होते हैं। ग्वालियर में ही इसकी शिक्षा। इसके दो गुरु थे, एक का नाम था हरिदास, एक का नाम था गौस मोहम्मद गौश। उसके ये सबसे पहले कहाँ किसके दरबार में रहा? तो ये रामचंद्र के दरबार में रहता था। ये रीवा के शासक थे रामचंद्र, उसके यहाँ। अकबर के द्वारा इसे दो उपाधियां प्रदान की जाती हैं। एक का नाम है कंठाभरण, एक का नाम है बेटा वाणी विलास। एक का नाम है वाणी विलास। ठीक। अब आगे चलते हैं, राजा टोडरमल के बारे में भी जान लेते हैं कि राजा टोडरमल कौन था। राजा टोडरमल। तीसरा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। ठीक। इसके बारे में जान, सबसे पहले तो जानेंगे राजा टोडरमल जो था अकबर का राजस्व और वित्त मंत्री था। यानी राजस्व का प्रमुख था और वित्त मंत्री था। तो राजस्व एवं वित्त मंत्री था। अकबर के दरबार में राजस्व एवं वित्त मंत्री। हाँ, राजस्व एवं वित्त मंत्री का क्या था? ये प्रमुख था। राजस्व और वित्त मंत्री का क्या था? प्रमुख था। अकबर ने इसे गवर्नर का क्या बना दिया था? शासक बना दिया, गवर्नर बना दिया कि अकबर ने इसे गुजरात का गवर्नर बनाया था। अकबर ने इसे
अकबर ने इसे गुजरात अकबर ने इसे गुजरात का गवर्नर बनाया। गुजरात का गवर्नर बनाया बनाया अकबर ने इसे गुजरात का क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया था। और राजस्व सुधार के लिए ये जाना जाता है। एक नोट करके लिख लेना, इसे राजस्व सुधार के लिए जाना, इसे इसे राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है। राजस्व सुधार के लिए इसे जाना जाता है कि राजस्व सुधार के लिए पैसे का लेन देन का ये सुधार जो है, ये कह लीजिए, या इसे एक और आगे कह दीजिए भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व सुधार के लिए इसे जाना है। भू राजस्व सुधार के लिए इसे जाना जाता है। इसकी पहचान भू राजस्व सुधार के लिए थी। इनका जो जन्म था, ये सीतापुर जिले की तहसील थी लहरपुर, यानी कि जो इसका जन्म था, जन्म सीतापुर। ये सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक, सीतापुर जिला। उसके बाद इसकी जो तहसील है, तहसील का नाम है लहरपुर। लहरपुर में इसका जन्म होता है। यह यानी कि सीतापुर जिले के लहरपुर तहसील में इसका जन्म होता है। इसका राजा टोडरमल का, और यह शेरशाह सूरी का भी वित्त मंत्री रहा था। यह शेरशाह सूरी का भी वित्त मंत्री रहा था। यह शेरशाह सूरी के यहाँ भी वित्त मंत्री रहा। यानी कि शेरशाह सूरी के दरबार में भी वित्त मंत्री का पद संभाल चुका है, काम कर चुका है। इसी वजह से और आराम होती है भू राजस्व सुधारने के लिए। और राजस्व और वित्त विभाग को बढ़िया से, वित्त विभाग का प्रमुख था, राजस्व का प्रमुख था। भू राजस्व को सुधारने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। इसी के द्वारा मानसबदारी व्यवस्था भी इसी को माना जाए। मानसबदारी व्यवस्था को लागू करना, मानसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ये इसी के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से मानसबदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राजा टोडरमल को माना जाता है। यह दीवान ए अशरफ पद पर भी रहते हुए भूमि का सुधार किया। नोट करके लिख लेना, यह दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ पद पर रहते हुए भू राजस्व में सुधार किया। भू राजस्व में सुधार किया। एक पद था वित्त मंत्री के रूप में, एक पद, उस पद का नाम था बेटा दीवान ए अशरफ। दीवान ए अशरफ पद पर रहते हुए इसने भू राजस्व को क्या किया? सुधार किया, या कह लो भूमि सुधार किया। और 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त पद्धति, यानी जिसे कहा जाता था जब्ती पद्धति की प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति कौन था? यही था। यानी कि 1580 ईस्वी में, दूसरा नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि 1580 ईस्वी में इसने क्या किया था? इसने 10 साल बंदोबस्त
बंदोबस्त पद्धति, जिसे कहा जाता था जब्ती पद्धति। जब्ती पद्धति क्या किया था? बंदोबस्त पद्धति 1580 में प्रारंभ किया था इसने इसने जिसे जब्ती पद्धति भी कहा जाता था, इसे प्रारंभ किया। ठीक है, तो जब्ती पद्धति या बंदोबस्त दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? तो प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये था व्यक्ति कौन? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल था। ठीक है, हाँ। और भूमि पैमाइश विश्व में प्रथम मापन प्रणाली तैयार करने वाला भी कौन व्यक्ति था? यही था, भूमि पैमाइश। इधर लिख लेते हैं, भूमि पैमाइश विश्व में भूमि पैमाइश विश्व में प्रारंभ करने वाला पहला इसने भूमि पैमाइश करवाई विश्व है, प्रारंभ करने वाले या भूमि पैमाइश प्रणाली को तैयार करने वाला। भूमि पैमाइश प्रणाली, भूमि पैमाइश प्रणाली प्रणाली ठीक, प्रणाली विश्व में प्रारंभ करने वाला जो था, तैयार करने वाला व्यक्ति था, वो बेटा कौन था? वो था राजा टोडरमल। ठीक, ये यहाँ से इतनी चीजें हम इरेज कर देते हैं। तैयार करने वाला यानी मापन मापन हाँ, ये कौन था? ये राजा टोडरमल। ठीक है, इसके बाद में और जो शेष बेटा बचे हुए हैं, जो अकबर के नवरत्न, उसके बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 2 बजे फिर से चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरी सारी चीजें जितनी भी मैंने आप लोगों को डिस्कस की बताई हैं, ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो ये मेरा पसंद आए तो आप जरूर अपने चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे ये वीडियो सभी लोगों के तक, जितने भी आप लोगों को पढ़ने वाले तैयारी करने वाले दोस्त लोग हैं, सभी के पास पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल ठीक 2 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। कितनी देर? 26 आओ, रुको सारो भाई, रुको नहीं आओ, 3 लगातार